हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज पुनः आप एक अलग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में भी हम पढ़ेंगे अबाउट इंडिया, भारत के बारे में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और यहाँ पे 17.5% जनसंख्या विश्व की निवास करती है। और टोटल परसेंटेज में यदि हम बात करते हैं इंडिया के क्षेत्रफल की तो 2.4% क्या है, इंडिया का पार्ट है। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से था। यदि मैं भारत के क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो 32,87,400 यानी कि 69 ये आपका किलोमीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल है, एरिया इंडिया का, ठीक है ना। तो विश्व का 7वां बड़ा देश आपका भारत, हमारा भारत, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कुल जनसंख्या है वो 17.5% टोटल की है, ठीक है ना। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका ये हमने अपनी पहली क्लास में इसके बारे में बताया भी था। उत्तर से दक्षिण में की जो डिस्टेंस होती है वो 3,214 किलोमीटर की है। और यदि हम कहाँ से पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं तो ये 2,933 किलोमीटर आपकी क्या है, लंबाई है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम देखेंगे आपका तो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। इस स्लाइड के अंदर दिखाया गया है कि आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसमें दिखाया गया है कि जो आपके पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, वे 7 पड़ोसी देश है। जैसे क्रम वाइज यदि हम बात करते हैं, पश्चिम से लेकर चलेंगे। अब पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद में आ जाता है हमारा चीन, चीन के बाद में हमारा आता है नेपाल, नेपाल के बाद में कौन आता है, भूटान आता है, भूटान के आगे हमारा म्यांमार और म्यांमार के बाद में बांग्लादेश। तो ये 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ में स्थलीय सीमा शेयर करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ तटीय क्षेत्र की, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की हमने बात करी अभी, ये यहाँ से यहाँ तक हमने देखा, ये यहाँ से नेपाल स्टार्ट हो जाता है। देन इसके बाद में यहाँ पे भूटान है आपका, ये यहाँ पे भूटान, भूटान के बाद में ये भूटान यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, ये आपके यहाँ पे आपका म्यांमार है। और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे हमारा बांग्लादेश है, ठीक है। अब हम तटीय सीमा की बात करते हैं। भारत का जो तटीय सीमा क्षेत्र है वो 9 राज्य से अपनी सीमा जोड़ता है। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, यदि हम गुजरात से शुरू करेंगे, सबसे पहले जो आता है गुजरात, सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा किसी प्रदेश की लगी हुई है तट समुद्र से, तो वो कौन सा है, गुजरात है। गुजरात के बाद हम नीचे आते हैं तो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद में हमारा कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद हमारा नीचे आ जाता है केरल आ जाता है दक्षिण में, केरल के बाद में यहाँ पे हमारा क्या है, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर क्या है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है, यहाँ पे उड़ीसा, और ये यहाँ पे पश्चिमी बंगाल। तो ये 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से तटीय सीमा बनाते हैं। चलिए तो इसमें ये आपका है, इसमें ये दिखाया, इसके बाद में ये हमारे दूरस्थ बिंदु दिखाए गए हैं। उत्तर में हमारा इंदिरा कोल है, यहाँ पर ये हमारा इंदिरा कोल है, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा इंदिरा पॉइंट है दक्षिण में, और ये यहाँ पर है, ठीक है ना। ये तो कन्याकुमारी है जो मुख्य भूमि है, वहाँ पर दूरस्थ बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है। लेकिन यदि भारत की बात करते हैं, भारत का दूरस्थ बिंदु यहाँ पे निकोबार में, ठीक है ना, जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पर दूरस्थ बिंदु है। और जो यदि मैं लैटिट्यूड की बात करूँ, 6 डिग्री 4 मिनट ये उसकी क्या है, लोकेशन है लैटिट्यूड में, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे लोकेशन क्या है इसकी, ये लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट। चलिए तो और इसके बाद में इसको हम सरक्रीक, पश्चिम में क्या कौन सा दूरस्थ बिंदु, सरक्रीक है, जिसको गौर माता भी कहते हैं। और ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपका पूर्व में क्या है, पलांगू, ठीक है ना। तो ये आपके दूरस्थ बिंदु थे। इसके बाद में ये हमारी एक नई स्लाइड आ जाती है। इस नई स्लाइड में बताया गया है कि जो हमारी गंगा है वो सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, गंगा है, और हमारी राष्ट्रीय नदी भी है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 2,525 किलोमीटर है, ठीक है ना। और ये हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसके बाद बिहार, बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल, और ये पश्चिम बंगाल आपका
बांग्लादेश में से होती हुई बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, ठीक है ना। चलिए, और बद्रीनाथ से अलकनंदा आती है, वो एक अलग टॉपिक है। चलिए, इसके बाद में दिखाया भी नेक्स्ट आता है आपका कि जैसे मैंने अलकनंदा की बात करी, अलकनंदा बद्री जो आपका एक धाम है बद्रीनाथ, वहीं से निकलती है, बद्रीनाथ से निकलती है। और अलकनंदा पे ही एक डैम बना हुआ है उत्तराखंड के ऊपर, जो सबसे ऊंचा डैम है, जिसको हम टिहरी डैम कहती है, ठीक है ना। सबसे ऊंचा जो बांध है वो क्या है आपका, टिहरी बांध है, उत्तराखंड के अंदर है। और यदि मैं सबसे बड़े बांध की बात करूं तो सबसे बड़ा बांध आपका हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा के अंदर महानदी पर बनाया गया है। और सबसे बड़े जलप्रपात की बात करते हैं तो वो शरावती नदी के ऊपर जोग गोरसप्पा कर्नाटक के अंदर है। शरावती नदी के ऊपर आपका ये जोग गोरसप्पा कर्नाटक के अंदर है, सबसे ऊंचा जलप्रपात, झरना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में भारत के अंदर 2 सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। एक तो आपका जो सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे तो सक्रिय बैरन द्वीप पर है आपका, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में, बैरन द्वीप के ऊपर अंडमान निकोबार में, ठीक है ना। और एक हमारा कौन सा है, नारकोंडम, ठीक है ना। ये आपके 2 ज्वालामुखी है जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। वैसे जो सक्रिय की बात करते हैं तो वो कौन सा है, अंडमान निकोबार में बैरन है। इसके बाद में बात कर लेते हैं भारत, ये तो त्रिपुरा, ये तो कोई नहीं है, इसके अलावा आगे नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम घाट की बात करते हैं तो भारत में 2 घाट हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। यानी कि यदि हम इस साइड की बात करें तो पश्चिम है इधर, तो ये पश्चिमी घाट है। इस साइड की बात करते हैं तो ये पूर्व है, ये पूर्वी घाट है। तो भारत के 2 घाट हैं। तटीय सीमा की हमने भी बात करी, जो 9 राज्य से सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पश्चिमी तट है और ये आपका पूर्वी तट है। ये जो आपका पश्चिमी तट है, ये आपका दिखा दे रहा है पश्चिमी तट, इसको हम सह्याद्री पर्वत, यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी इसमें एक ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पर इसको हम सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। और इसकी कुल लेंथ 1600 किलोमीटर की है, ठीक है ना। और यहीं पे हमारा एक जो महत्वपूर्ण एक तट है जिसको हम मालाबार तट कहते हैं, जो कि कर्नाटक और केरल के बीच में है, ठीक है ना। चलिए, अब पश्चिमी तट से आप पूर्वी तट की बात कर लेते हैं। पूर्वी तट ये आपको दिखा दे रहा है। पूर्वी तट को हम महेंद्रगिरी पर्वत, यहाँ से यहाँ तक महेंद्रगिरी पर्वत भी कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे है, इसकी 1015 किलोमीटर की इसकी क्या डिस्टेंस है। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है वो तट है आपका केरल से आंध्र प्रदेश के बीच में कोरोमंडल तट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपके इसमें दिखाया गया है कि आपके ये जो दोनों कट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं, ठीक है ना, उस वहाँ पे नीलगिरी पर्वत है। यहाँ पे क्या है आपका, यानी कि जो केरल और तमिलनाडु से जो तट आ रहे हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, यहाँ पे कहाँ मिल रहे हैं आपके, नीलगिरी पर्वत के ऊपर ये दोनों तट मिल रहे हुए थे, ठीक है ना। ये आपके कुछ पर्वत है, पर्वत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पर्वतों की जब बात होती है तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत का नाम क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक फैली हुई है, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक। और जहाँ भारत का जो सबसे प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति निवास करते हैं, यानी कि हम राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं, वो भी नीलगिरी पर्वत श्रेणियों के ऊपर ही स्थित है। दैट मीन्स नीलगिरी पर्वत श्रेणी भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम क्या है, पर्वत श्रृंखला है। और इसका जो विस्तार है दिल्ली से लेकर राजस्थान तक फैला हुआ है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पर स्थित है। चलिए तो इसके बाद में गुरु शिखर, ठीक है। इसके बाद में हिमालय की बात कर लेते हैं। हिमालय को 4 बड़े भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं, नेपाल और आसाम हिमालय, ठीक है ना। तो भारत के अंदर जो हिमालय की यदि मैं बात करता हूँ तो हिमालय का विस्तार बहुत बड़ा है। भारत में, चीन में और नेपाल तक ये फैला हुआ है। नेपाल में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई 8850 किलोमीटर है। वहीं भारत की यदि मैं बात करता हूँ तो भारत में सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको हम गोडविन ऑस्टिन कहते हैं। और एक बात और मुझे याद आ गई, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो पंजाब हिमालय में ही आपकी K2 है। पंजाब हिमालय में क्या है आपकी
K2 है। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं इसकी, K2 की आपकी हो चुकी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है ना, यानी कि जो हमारा कुमायूं हिमालय है वहीं पर हमारे जो धाम है जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जहाँ से यमुना निकलती है, गंगा निकलती है। ठीक है ना, बद्रीनाथ जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, ये सारे के सारे जितने भी हमारे महत्वपूर्ण हैं ये सब के सब कुमायूं हिमालय में ही है। और यहाँ पे क्या है, सबसे ऊंची चोटी यानी कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धौलागिरी पर्वत, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है ना, तो चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेपाल हिमालय। ठीक है ना, तो नेपाल हिमालय की बात हमने कर ली, और यहीं से नेपाल हिमालय से हमारी ब्रह्मपुत्र, ठीक है, काली नदी, तीस्ता नदी, देयांग, ये सब कुछ सारी की सारी नदियाँ यहीं से निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आसाम हिमालय आ जाता है, आसाम हिमालय, और आसाम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कंचनजंगा। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि भारत में मिट्टियों का विस्तार कैसा है, यानी कि मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो मिट्टियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। और पेडोलॉजी, इसके बाद में जो कृषि संस्थान भारत का जो सबसे प्रमुख है वो नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है ना, तो उसकी बात कर लेंगे। इसका क्या नाम है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, और इसी ने बताया कि 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती है। पहली यदि मैं सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी की बात करूँ तो जलोढ़ है, जलोढ़ के बाद काली मिट्टी है, काली मिट्टी के बाद लाल मिट्टी है, लाल के बाद लेटराइट है, लेटराइट के बाद मरुस्थलीय है, इसके बाद अक्षारीय है, अक्षारीय के बाद जैव मिट्टी है, और फाइनली कौन सी मिट्टी है, वनीय मिट्टी है। तो ये क्या है, इसके बाद चलिए तो ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसके अंदर क्या है, हम 4 को ही पढ़ेंगे, 4 को देखेंगे। ठीक है ना, तो ये 4 प्रकार की आपकी मिट्टियाँ हैं। चलिए सबसे पहली मिट्टी हमारी कौन सी आती है, जलोढ़ मिट्टी आती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी है, और ये भारत की बात करूं तो 24% यानी कि 24% कुल मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर भारत यानी कि जो दोआब का क्षेत्र है, यानी कि जहाँ गंगा और यमुना के बीच का जितना जो क्षेत्र है वो सब का सब जलोढ़ मिट्टी से मिलकर बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो जो हमारी पर्वत और ऊंची ऊंची चोटियों से जो नदियाँ मिट्टी काट कर लेकर आती है, उससे ये क्षेत्र बना हुआ है। दोआब का क्षेत्र, गंगा जमुना के बीच का जो एरिया होता है। ठीक है ना, जो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, और यहाँ पे कृषि प्रमुख व्यवसाय है। चलिए इसके बाद में जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक तो आपकी बांगर होती है और एक आपकी खादर होती है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, और खादर नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। चलिए इसके बाद दूसरी मिट्टी आ जाती है हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है, और काली मिट्टी को का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, और ये कपास के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कपास का उत्पादन इसमें सबसे अच्छा होता है। ठीक है ना, इसका ये जो काला रंग होता है टेटिनीफेरस मैग्नेटाइट से होता है, और ये बेसाल्ट चट्टान से मिलकर बनी होती है। ये बेसाल्ट चट्टानों के कटने से बनती है आपकी कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत सारे होते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, रेगूर मिट्टी भी हम इसको कह सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी किसके लिए होती है, कपास के लिए होती है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपकी लाल मिट्टी आती है। लाल मिट्टी के अंदर आपका सिलिका और आयरन बहुत मात्रा में होता है, और इसका कलर लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर लाल मिट्टी अधिक पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये आपकी लाल मिट्टी है, और इस लाल मिट्टी इसकी जो उर्वरता होती है वो थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, और इसका जो विस्तार है भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक फैली हुई है, और इसमें हम कपास, दाल और मोटे अनाज आदि को उगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आती है आपकी लेटराइट मिट्टी। ये भी आपकी लाल कलर की होती है। ठीक है, ये मालाबार तट पे हमारी पाई जाती है, यानी कि मालाबार तट वही तट है, यानी कि केरला का जो एरिया है आपका वही तट, वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है लेटराइट, और इसमें भी आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और ये इतनी उपजाऊ नहीं होती, बट इसमें हम चाय का उत्पादन कर सकते हैं। चलिए तो भारत में सबसे अधिक सिंचाई, भारत में
वैसे यदि सिंचाई की बात करें तो नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, और उत्तर भारत में और गुजरात में तो सबसे अधिक नलकूपों के द्वारा ही क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। यदि अन्य साधनों की बात करें तो जैसे नलकूप और कुओं के द्वारा 55%, नहरों के द्वारा 31%, तालाब के द्वारा 6%, 6.1%, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली की बात हम कर रहे हैं, लगभग की बात कर रहे हैं। अन्य स्रोत आपके ये आपको दिखाया गया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में उत्तर भारत में सबसे अधिक क्या होती है, नलकूपों से सिंचाई होती है। चलिए इसके बाद में इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सतलज नदी और ब्यास नदी का जहाँ संगम होता है, फिरोजपुर है, पंजाब में है, वहीं पे ये आपकी क्या एक बैराज है, उस बैराज का नाम क्या है, हरी के बैराज, वहीं से निकलती है आपकी। इसका जो पुराना नाम है राजस्थान नदी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, नहर के नाम से भी इसको हम जानते हैं, लेकिन आज इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है, और इससे हरियाणा, पंजाब और कुछ क्षेत्र राजस्थान का भी इससे संचित होता है, ठीक है ना। हरी के बैराज से निकलती है, और हरी के बैराज मैंने बताया पंजाब के अंदर जहाँ पर व्यास और सतलज नदी आपस में मिलती है, वहीं पर इससे निकाली गई है, ठीक है। चलिए तो भारत के खनिज संसाधन, ये आपका टॉपिक हम आज नहीं करेंगे, और इसको हम अपने आने वाली वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जितना भी हमने पढ़ा उसको हम बार बार रिवीजन करेंगे, और इसी को ही हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।